हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2014 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है अनब्रोकन और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। ये मूवी लुइस जैम्पेरिनी के जीवन की संघर्षों की सच्ची कहानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटा लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम लुइस जैम्पेरिनी होता है और वो एक जगह पर बैठकर शराब पी रहा होता है और वो चोरियां करता, दारू पीता, सिगरेट पीता। इस वजह से उसके पिता ने उसे कई बार सजा भी देते हैं, लेकिन लुइस के ऊपर इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन लुइस प्लेग्राउंड में बैठकर दारू पी रहा होता है और वहाँ पर एक आदमी उसे ऐसा करते देख लेते हैं और वो वहाँ से भागने लगता है और वो दौड़ता ही रहता है। तभी लुइस का भाई पीछे से साइकिल लेकर लुइस के पीछे जाता है और लुइस का बड़ा भाई उसे ऐसा दौड़ते देख उसे रनिंग का प्रैक्टिस करने को कहता है। लुइस कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मुझे निकम्मा ही रहने दो, मैं ट्रैक टीम में शामिल नहीं हो सकूंगा। और बड़े भाई ये सुनकर लुइस को कहता है, अगर तुम सामना करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे और तुम ट्रेनिंग करो और उससे ज्यादा कड़ा अभ्यास और मेहनत करो, तभी तुम जीत पाओगे और उनसे आगे निकल जाओगे। अगर तुम इसी तरह हार मान जाओगे तो तुम एक दिन भीख मांगते हुए नजर आओगे। अब लुइस अपने बड़े भाई के साथ रनिंग के प्रैक्टिस शुरू कर देता है। अब उनके स्कूल में एक रेस होती है जिसमें लुइस भी पार्टिसिपेट करता है। शुरू में तो लुइस बहुत पीछे होता है, लेकिन बाद में जब उसका भाई मोटिवेट करता है तो वो तेज भागता है। इसके साथ साथ वो बहुत अच्छी रनिंग करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस रनिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहा है और उसका भाई साइकिल में उसके पीछे होता है। लुइस तेज दौड़ना शुरू कर देता है और वो दौड़ते दौड़ते वो बड़ा हो जाता है। अब बड़े होकर वो रेस में पार्टिसिपेट करता है और वो फर्स्ट आता है। इसके बाद हम एक और रेस में देखते हैं जिसमें लुइस इतना तेज दौड़ता है कि वो रिकॉर्ड कर लेता है। वो 4 मिनट में 1 मील दौड़ता है और आज तक अमेरिका के इतिहास में कोई भी हाई स्कूल का बच्चा 4 मिनट में 1 मील तय नहीं कर पाया। तो ये लुइस का एक नया रिकॉर्ड होता है, इसलिए लुइस का ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाता है। अब वो ओलंपिक में जा रहा होता है तो वो अपने भाई को साथ चलने के लिए कहता है और उसका भाई कहता है कि मैं साथ क्यों चलूं, तुम जीतने वाले तो हो नहीं। तब लुइस कहता है कि वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगले ओलंपिक में मैं सबको दिखाऊंगा। उसका भाई कहता है कि टोक्यो ओलंपिक में, और लुइस कहता है कि हाँ टोक्यो, क्योंकि अगला ओलंपिक टोक्यो में ही है। अब लुइस ट्रेन में चढ़ जाता है। जाने से पहले बड़ा भाई कहता है कि दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। इसके बाद लुइस ओलंपिक में 5000 मीटर की रेस में हिस्सा लेता है और वो सारे राउंड में बहुत पीछे रह जाता है, लेकिन आखिरी राउंड में इतने तेजी से दौड़ता है कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कर देता है। और आज से पहले आखिरी राउंड किसी ने भी इतने कम समय में कंप्लीट नहीं किया था और ये ओलंपिक हुआ था 1936 में। लुइस का सपना था कि अगले ओलंपिक जो 1940 में जापान के टोक्यो शहर में होने वाले हैं, वहाँ पर वो अपने देश के लिए मेडल जीत कर लाए, और ये सपना उसका पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और टोक्यो ओलंपिक रद्द कर दिया गया। अब कहानी सीधा 1943 में दिखाया जाता है जहाँ पर लुइस एक बम्बार्डियर है और प्लेन में अपने कुछ साथी के साथ दुश्मन के इलाकों में बमबारी कर रहा होता है और दुश्मन भी प्लेन से उन पर जवाबी हमला करते हैं। दरअसल इस समय जापान और अमेरिका के बीच वॉर शुरू हो गया था और ये वॉर जापानियों ने अमेरिका के पोल हार्बर पर अचानक हमला करके युद्ध शुरू किया था। लुइस के साथी दुश्मन के बहुत सारे हवाई जहाज मार गिराए थे, लेकिन उन लोगों के प्लेन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और साथ ही साथ लुइस के साथी को गोली भी लगी थी। इसलिए वो लोग प्लेन को अपने बेस पर वापस जाने की डिसाइड करते हैं और अपने बेस पर लैंडिंग करने के समय पे प्लेन की टायर निकल जाते हैं। फिर भी जैसे तैसे करके सही सलामत प्लेन को लैंडिंग करते हैं, लेकिन लुइस के एक साथी जिसको गोली लगा था उसके इस हादसे में मौत हो जाती है। अगले दिन लुइस अपने साथी को लेकर रनिंग का प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसी वक्त कुछ सोल्जर आके लुइस को कहते हैं कि हमें एक नए मिशन पर जाना है, इस बार हमला करने के लिए नहीं बल्कि किसी को ढूंढने जाना है। अब लुइस और लुइस के साथी इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और बचाव कार्य के लिए उड़ान भरते हैं। जब प्लेन समुद्र के बीचों बीच होते हैं तभी प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है।
इस हादसे में 2 लोग मारे जाते हैं, लेकिन लुइस और उसके 2 साथी इस हादसे में बच जाते हैं। अब तीनों 2 एयरबोट में बैठ जाते हैं और लुइस बचा कुछ सामान को चेक करता है और वहाँ पर एक फ्लेयर गन और कुछ चॉकलेट होते हैं। और लुइस अपने दोस्तों को कहता है कि हम सुबह को एक टुकड़ा और शाम को एक टुकड़ा खाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब तक ढूंढने आएंगे। अब अगले सुबह लुइस जब चॉकलेट को देखते हैं तो उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसके एक दोस्त ने रात में ही चॉकलेट खा लिया था। इस बात पर लुइस बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। अब अगले दिन उन लोगों को एक प्लेन दिखाई देता है और लुइस फ्लेयर गन के मदद से इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन इतने ऊंचाई पर था कि उन लोगों को देखना नामुमकिन था। इस बात पर लुइस हताश हो जाता है और ऐसे ही 3 दिन बीत जाता है। तीनों ही भूख और प्यास के वजह से अपने बोट पर लेटे हुए रहते हैं। तभी लुइस के सामने एक समुद्री पक्षी आकर बैठता है और लुइस उसे पकड़ लेता है और तीनों ही उस पक्षी को खाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन लोगों को उल्टी आना शुरू हो जाता है, इसलिए बचे हुए मांस से चारा बनाकर मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं और मछली भी पकड़ लेते हैं और तीनों ही मछली को खाकर थोड़ा सा राहत महसूस करते हैं। कुछ दिनों के बाद समुद्र में तूफान आते हैं और लुइस भगवान से कहता है कि अगर मुझे इस समुद्र से बचा लिया तो मैं कसम खाता हूँ कि सारा जीवन तुम्हें समर्पित कर दूंगा। और ऐसा लगता है कि लुइस के बात भगवान ने सुन ली और धीरे धीरे करके तूफान थम जाता है। लेकिन उस तूफान में उन लोगों के एक बोट समुद्र में खो जाता है। तूफान थमने के बाद वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है और वो लोग बहुत दिनों के बाद पानी की असली स्वाद को महसूस करते हैं। ऐसे ही 28 दिन बीत जाते हैं। वो लोग मछली और बारिश के पानी पीकर सरवाइव कर रहे थे। उसी बीच उन लोगों को फिर से एक प्लेन दिखाई देते हैं और लुइस फ्लेयर गन के मदद से इशारा करने की कोशिश करता है। इस बार पायलट ने उनको देख लिया था और प्लेन मुड़ के उन लोगों के नजदीक आने लगते हैं। ये देखकर लुइस और लुइस के साथी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि वो प्लेन जापानियों का था और उन तीनों पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो तीनों पानी के अंदर कूद जाते हैं। पानी में एक शार्क तैर रहा होता है और गोली सीधा उस शार्क के ऊपर लग जाती है और पानी में चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। जापानी पायलट को लगता है कि वो तीनों मर गए हैं और इसलिए वो प्लेन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही और एक दिन बीत जाती है। अब लुइस के एक साथी का मौत हो जाता है और उसके लाश को वहीं समुद्र में बहा देते हैं। लुइस और उसके दोनों ही साथी अपने मरने की इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों भूख प्यास और मानसिक तनाव को और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें समुद्र में 47 दिन हो चुके हैं। इसके बाद जैपनीज शिप इन्हें देख लेते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। अब ये दोनों जैपनीज के गिरफ्त में हैं। जैपनीज लुइस और उसके दोस्त को एक कैंप में ले जाते हैं जो कि जंगल में होता है और वहाँ पे वो लुइस को पहचान लेते हैं कि ये ओलंपिक का एक फेमस एथलीट है, क्योंकि उनके पास उसका एक फोटो भी होता है। वहाँ पर वो उन दोनों से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद वहाँ से उन दोनों को एक दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है जो कि टोक्यो में होता है। अब ये दोनों अब टोक्यो के कैंप में आते हैं तो वहाँ पर इनके जैसे और भी बहुत सारे बंदी होते हैं और वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो बहुत ही क्रूर होता है और उसका नाम कॉर्पोरल वटनाबे होता है और वो सबको बोलता है कि तुम लोग जापान के दुश्मन हो, तुम लोगों के साथ वैसा ही सुलूक होगा जैसा दुश्मनों के साथ होता है। ये सब कुछ बोल रहा होता है, तभी वो ऑफिसर लुइस को देखता है और ऑफिसर को पता चल जाता है कि लुइस उसके तरफ देख रहा था और ऑफिसर लुइस के पास जाकर उसे ऑफिसर के आंखों में देखने के लिए कहता है। जब लुइस ऐसा करता है तभी ऑफिसर उसे जोर से डंडे से मारता है और ऐसे ही 2-3 बार करता है और हर बार उसे बुरी तरह से वो डंडे से मारता है। उसके बाद ऑफिसर लुइस को कहता है कि दोबारा मेरे तरफ मत देखना। अगले दिन सुबह सबको ऑफिसर ग्राउंड में बुलाते हैं और कहते हैं इस कैंप में बहुत प्रतिभा है, हमारे पास एक ओपेरा गायक है, हमारे पास एक शेफ है जो ऑस्ट्रेलिया से है और हमारे पास एक ओलंपिक एथलीट है। दरअसल ऑफिसर को पता था कि लुइस एक फेमस ओलंपिक एथलीट है। इसके बाद लुइस और एक जापानी सोल्जर के बीच रेस करने को कहते हैं और लुइस उस पे हार जाता है और थक कर जमीन में गिर जाता है। इसके बाद ऑफिसर लुइस को डंडे से बहुत मारता
होते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसा लगता है उन सब कैदियों में से लुइस को ज़्यादा नफरत करते हैं। ऐसा लगता है लुइस के साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी है। एक दिन जापानीज रेडियो से कुछ लोग आए हुए होते हैं जो कि लुइस को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि अमेरिकन सरकार ने तुम्हें शहीद घोषित कर दिया है, तो तुम अपने परिवार को बताना चाहते हो कि तुम ठीक हो। लुइस मान जाता है। इसके बाद लुइस रेडियो पर अपने परिवार को बताता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं जापान के प्रिजन कैंप में हूँ। लेकिन इसके बाद जापान वालों ने असली रूप दिखा दिया। वो लुइस को एक पेपर देते हैं जहाँ पर अमेरिका के खिलाफ लिखा हुआ था और कहते हैं कि इस पेपर में लिखी हुई बातें अगर तुम रेडियो में कह दो तो तुम्हें हम एक अच्छा जिंदगी देंगे। लेकिन लुइस ऐसा करने के लिए मना कर देता है, इसलिए उसे फिर से कैंप भेज दिया जाता है। यहाँ ऑफिसर लुइस को बताते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे जैसा मजबूत हो, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बात कैसे मानते हैं। उसके बाद ऑफिसर वहाँ पर जितने भी अमेरिकन कैदी होते हैं सबको लाइन में खड़ा कर देते हैं और एक एक करके लुइस के मुंह पर पंच मारने को कहते हैं। पर यहाँ पर मौजूद जितने भी कैदी हैं ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। इस बात पर ऑफिसर गुस्सा होकर लुइस के एक दोस्त को बहुत बुरी तरह से मारता है और कहता है अगर तुम लोगों ने लुइस को नहीं मारा तो इसे मैं जान से मार दूंगा। ये सुनकर लुइस उन सबको अपने आप को मारने के लिए कहता है। वो सभी लाइन बनाकर एक एक करके जोरदार मुक्का मारते हैं और इतने लोगों से मार खाने के बाद लुइस बेहोश हो जाता है और पूरी रात वहीं पर पड़ा रहता है। और एक दिन लुइस और उन सब कैदी के जिंदगी में एक और अच्छी खबर आती है और वो खबर ये है कि वहाँ का ऑफिसर जिसका नाम कॉर्पोरल वटनाबी, उसका प्रमोशन हो गया है और उसका ट्रांसफर यहाँ से कहीं और कर दिया गया है। अब एक रात उनके कैंप पे बमबारी होती है और उस बमबारी में पूरा कैंप तबाह हो जाता है। अब उन सब कैदियों को एक दूसरे कैंप पर भेज दिया जाता है। कैंप पहुंचकर सब कैदी लाइन में खड़े होते हैं। तभी लुइस देखता है कि वहाँ के ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि कॉर्पोरल वटनाबी है। ये देखकर लुइस के पैर लड़खड़ाने लगती है और वो गिरने ही वाला होता है। तभी उसको एक साथी पकड़ लेता है। अब वो ऑफिसर लुइस के सामने आकर कहता है कि तुम मेरे आंखों में क्यों नहीं देखते, पर लुइस उसके आंखों पर नहीं देखता। फिर भी ऑफिसर उसे सिर में जोर से डंडा मारता है और अगले दिन से सब के सब कैदी काम पे लग जाते हैं। और यहाँ पे इनका काम बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर इन्हें नाव में कोयला लोड करना होता है। एक बार लुइस जब काम कर रहा होता है तो ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा होता है। तभी उसे एक जापानी सिपाही उसे ऊपर से धक्का दे देता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है और उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगती है। इस कैंप में काम बहुत हार्ड है, इसलिए सबकी हालत खराब होती है। और एक दिन लुइस बहुत ज्यादा थक जाता है और वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और थोड़ा सा रेस्ट ले लेता है। तभी वहाँ पर सैनिक आता है जो ऊपर से लुइस को धक्का दिया था और लुइस को पकड़कर ऑफिसर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लकड़ियाँ होती है। अब लुइस को लकड़ी उठाने के लिए कहते हैं और वो लकड़ी बहुत ही भारी होती है। लुइस की हालत पहले से ही बहुत खराब थी। अब लुइस बड़ी मुश्किल से उस लकड़ी को अपने कंधे पे रखते हैं। तब वो ऑफिसर बोलता है कि इसे अपने सिर पर उठाओ और लुइस बहुत ही मुश्किल से उसे अपने सिर के ऊपर उठाता है और वो ऑफिसर बोलता है कि अगर इसने लकड़ी नीचे गिराई तो उसे गोली मार देना। अब लुइस लकड़ी को उठाकर तो रखता है लेकिन लकड़ी सिर से धीरे धीरे नीचे हो रहा होता है। अब ये देखकर सारे कैदी लुइस को ही देख रहे होते हैं और लुइस बिल्कुल शांत होता है और जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। तभी लुइस उस ऑफिसर के आंखों में देखता है और पूरी जान लगाकर लकड़ी अपने सिर के ऊपर उठा लेता है और ऑफिसर के आंखों में देखता ही रहता है। और ऑफिसर कहता है कि मेरे आंखों में मत देखो, लेकिन फिर भी लुइस उसे देखता ही रहता है। ऑफिसर उसे कई बार मना करता है लेकिन फिर भी वो देखता ही रहता है। इसलिए ऑफिसर उसे बहुत मारते हैं। उसके हाथ में जो लकड़ी होती है उससे लुइस को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, लेकिन फिर भी लुइस उसके आंखों में देखता ही रहता है। उसके बाद वो लकड़ी को फेंक देता है और लुइस को बहुत सारे पंचेस मारते हैं और लुइस को उस समय वो पल याद आता है जब वो रनिंग कर रहा होता है। ऑफिसर उसे इतना बुरी तरह से मारता है कि वो खुद थक जाता है। लुइस के अंदर अब इतना भी हिम्मत नहीं होता कि वो खड़ा हो सके और लुइस रात भर वहीं पर पड़ा रहता है। इसके बाद एक दिन सब कैदियों को बाहर इकट्ठा करते हैं और उनका एक ऑफिसर बोलता है कि लड़ाई अब खत्म होने की कगार में है, इसलिए हम लोग आप लोगों को न्योता देते हैं कि आप लोग हुकुरा नदी पर नहाएं।
इसके बाद सारे कैदी नदी के तरफ जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि ये लोग हमें गोली मार देंगे। उसी वक्त ऊपर से एक अमेरिकी हवाई जहाज उड़ते दिखाई देते हैं। ये देखकर सभी कैदी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जंग अब खत्म हो चुका है। इसके बाद हवाई जहाज से उनके लिए खाना फेंका जाता है और सारे के सारे कैदी बहुत खुश हो जाते हैं और सारे के सारे कैदी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन लुइस कॉर्पोरल वटनाबी से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर कॉर्पोरल वटनाबी नहीं होता। लेकिन सामने कॉर्पोरल वटनाबी और उसके पिता के एक फोटो होती है जिसमें कॉर्पोरल वटनाबी छोटे होते हैं। दरअसल कॉर्पोरल वटनाबी उस जगह को छोड़कर जा चुका था। अब लुई अपनी कंट्री आ जाता है और आने के बाद सबसे पहले वो अपनी जमीन को चूमता है और अपनी फैमिली से मिलता है और बहुत खुश होता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें कुछ असली फोटो दिखाए जाते हैं जहां पर 1946 में लुइस जेम्ब्रिनी ने सिथिया एप्पलवाइट से शादी की। उनके एक बेटी सीसी और एक बेटा ल्यूक हुआ। मुत्सुहिरो वटनाबे वर्ल्ड युद्ध अपराधी के तौर पर बरसों छुपा रहा। फिर जापान के मिल मिलाप के प्रयास में अमेरिका ने उसे क्षमा दे दिया। लुई ने भगवान को दिया वादा पूरा किया। इस फैसले को ही उसने अपनी सलामती के वजह माना। लुई ने ये जाना प्रतिशोध के बजाय आगे बढ़ने के लिए लुई ने क्षमा को ही अपना मार्ग बनाया। वो दोबारा जापान गया जहां अपने पूर्व सिपाहियों से मिलकर सुलह भी की। केवल कॉर्पोरल वटनाबे उनसे मिलने से इनकार किया। आखिरकार ओलंपिक में दोबारा दौड़कर लुइस ने अपने सपने को पूरा किया। 80 साल के उम्र में जापान में। फिर 2014 में उसकी नेचुरल डेथ हुई और ये थी एक ओलंपियन और एक सोल्जर की सच्ची कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।